राहुल गांधी ने पुणे के कोर्ट में अपनी जान को यह खतरा बताया। शहजाद जी, हम एसआईआर पर आएंगे और उन्होंने एसआईआर से इसको जोड़ भी दिया है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का सच मैं उजागर कर रहा हूं, इसलिए मेरी जान को खतरा है। ऐसा है अंजना जी, अभी अभी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि क्योंकि याचिकाकर्ता गोडसे परिवार से रिश्ता रखते हैं इसलिए उनकी जान को खतरा है। तो इसी लॉजिक को, राहुल लॉजिक को उन पर अपना दो। इस देश में इमरजेंसी किसने लगाया जिसमें लाखों लोग जेल में गए, स्टेरलाइजेशन हुआ और लोगों को मारा गया? इंदिरा जी। और उनके वंशज कौन? राहुल गांधी। इस देश में नरसंहार कब हुआ? 1984 का, जब राजीव गांधी थे। उन्होंने तो जस्टिफाई भी किया, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। इस देश में हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना जैसे हजारों दंगे जहां पर हजारों मुसलमान काटे गए, कब हुआ? सब राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी की देखरेख में हुआ। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का इतिहास तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गोडसे ने तो शरीर को मारा, पर गांधी जी के विचारों को सरेआम आज भी कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार ने माना। वही राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जो है गौ रक्षा के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भाई राम मंदिर नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी के परिवारवाद के खिलाफ स्टैंड को विरोध करते हैं, और जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस दुकान बंद कर दो, उसके खिलाफ जाते हैं। तो भाई अगर गोडसे के वंशज से डर है तो इंदिरा जो घोषित हिटलर है, घोषित हिटलर के वंशज से कितना डर होगा? आप सोचिए। अब मैं आना चाहता हूं आज के विषय पर, यदि आपकी अनुमति हो तो। मैं एक रिएक्शन आलोक शर्मा जी से इस पर ले लूं, उसके बाद से एसआईआर पर ही लौटना है। एसआईआर की वजह से पहले भी क्या ऐसा राहुल जी ने कभी कहा था कि खतरा है उन्हें, क्योंकि जो आरोप सावरकर को लेकर लग रहा है, क्योंकि अब वो इसको वोट चोरी से जोड़ रहे हैं? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय राहुल गांधी जी ने उठाया है, और ये विषय पूरी तरह से इस सरकार की चूलें हिला चुका है। सरकार घबराई हुई है, देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं पता नहीं है। पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र जिस तरह से शर्मसार हुआ है, 300 सांसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक मार्च करके गए हैं। तो ये पूरी सरकार घबराई हुई है, और सरकार मतलब आरएसएस, सरकार की विचारधारा जो है वही गोडसे की विचारधारा से तमाम प्रेरित लोग इस सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को, जो जांच एजेंसीज हैं, जो भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये दाएं बाएं साएं इधर बात, गौरक्षा फैलाना डिकड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सीरियस विषय है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सिक्योरिटी एजेंसीज को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मोदी जी की तरह कि 9 बार उन्होंने आज तक कहा कि उनकी जान को खतरा है, या ईमेल आ गया और तमाम चीजें, और कभी एफआईआर नहीं हुई कि किसके खिलाफ है, कहां से जान का खतरा है। मैं समझता हूं अगर उन्होंने कोई बात कही है तो पूरी तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन है, सांसद है, भारतीय नागरिक है। अंजना जी ठीक है, अब एक तो इस पर भी जवाब दीजिए, और वापस अब एसआईआर पर भी आ जाते हैं। इस पर भी आप प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा जो आलोक जी ने कहा है। लेकिन अब असल मुद्दे पर आते हैं। राहुल जी के ही तीर उठाकर आप लोग अब कांग्रेस पार्टी पर वार कर रहे हैं। वायनाड से लेकर तमाम जगहों की लिस्ट जो आपने दिखाई है, वो भी हम डेटा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन ये तमाम, अगर आप कहते हैं, बीजेपी का आरोप है कि वायनाड में सिर्फ 93,000, ये 5वें नंबर का ग्राफिक्स दिखा दीजिए, 93,499 फर्जी वोटर है। एक से ज्यादा जगहों के जो वोटर है वो 20,438 है। फर्जी पता वाले वोटर हैं 17,450। एक घर में कई धर्म जातियों के वोटर 4,246 और नए वोटर 51,365। ऐसे ही रायबरेली का जो डेटा है वो भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। रायबरेली में भी इसी तरह का आरोप है। संदिग्ध वोटर 2,89,000 यहां बताए जा रहे हैं, यहां से राहुल गांधी जीते हैं। 19,000 ये बीजेपी का आरोप है, आपको बता दें। एक से ज्यादा जगहों के वोटर 19,512 लोग हैं। फर्जी पता 71,977 का है। एक घर में कई धर्म जातियों के वोटर 15,853 है और नए वोटर 92,743 है। ऐसे ही कन्नौज में बीजेपी का आरोप है, वहां पर तो लगभग 3 लाख का आरोप है, 2,91,798। अरे ये सारे आरोप आप लगा रहे हैं, तो अब तो आपको भी चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। ऐसा बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? सबसे पहले तो अंजना जी, मुझे तो हैरत होती है कि मेरे शहर पुणे में राहुल जी को डर लग रहा है, भारतीयों के बीच में, पुणेकरों के बीच में। पर यही राहुल गांधी जी जब विदेश जाते थे तो एसपीजी सुरक्षा जब उनके पास थी, कई बार छोड़कर जाते थे, तो विदेशियों के बीच में उनको कंफर्टेबल महसूस होता है।
और वीर सावरकर और मराठा और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में उनको थोड़ा सा सुरक्षा का खतरा लगता है। ये उनकी मानसिकता और उनके चरित्र को भी दर्शाता है। अब मैं इस विषय से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अंजना जी, आज सरकार जो है उसकी चूल्हे हिर गई है, ये कहा आलोक जी ने। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन 2 दिन से मैं लेकर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट को जब कहा गया मास एक्सक्लूजन हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि ये तो करना होता है, इलेक्शन रोल स्टैटिक नहीं हो सकता, रिवीजन करना अनिवार्य है। जब कहा गया कि देखिए ये तो वोटर फ्रेंडली नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वोटर फ्रेंडली है, एक्सक्लूजनरी नहीं है। पहले 3 डॉक्यूमेंट थे, आज 11 डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर आधार का जब आधार लिया गया तो उन्होंने कहा आधार पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही कह रही है कि आधार को जो है वो प्रूफ के तरह या कंक्लूसिव एविडेंस की तरह नहीं माना जा सकता। और ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार में किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं, ये आपका ट्रूथ है या ये एक एप्रीहेंशन, और ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट मत कीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एटम बॉम्ब की हवा निकाल दी, और वैसे तो एटम बॉम्ब की हवा आज तक का चैनल भी मैं देख रहा था, वो आदित्य श्रीवास्तव का क्या हुआ भाई, वो शकुन रानी का क्या हुआ, ईसीआई की वेबसाइट डाउन थी, ये राहुल गांधी ने कहा, राहुल जी ने कहा डिजिटल रोल भी नहीं मिलता, और मिंटा देवी का तो आपने बाइट ही दिखा दिया है। तो जब राहुल गांधी, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आरोपित लैंड चोर है, खानदानी चोर है, उनके साथी चारा चोर है, कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी ये कंटेंट चोर भी बन चुके हैं के मेनन की मूवी से, तो ऐसे लोग जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के भी चूल्हे जो है वो हिले हुए हैं क्या? दूसरी बात मैं आना चाहता हूं कि अभी जो राहुल गांधी के सबसे पहले, अंजना जी याद कीजिए, ईवीएम पर हर रोज आलोक जी आरोप लगाते थे चुनाव की जब भी डिबेट होती थी। आज पिछले 2 हफ्ते से ईवीएम का नाम सुना है क्या आपने? अब अंजना जी बताइए, ईवीएम वाले आरोप सही थे या गलत थे इसलिए छोड़ दिया? और अगर गलत थे तो 41 टाइम सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा था ईवीएम पर भरोसा कीजिए, तब भरोसा नहीं किया। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो वोटर रोल का गड़बड़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कौन सा स्टैंड है? दूसरा लॉजिकल पॉइंट सोचिए अंजना जी, कि जब 2024 के चुनाव हुए और 24 जून को मैं आपके साथ था डिबेट में, जब वोटिंग की काउंटिंग हुई और नतीजे आए, तब सुप्रिया श्रीनेत ऐसे हाथ हिला हिला के सेलिब्रेट कर रही थी। भाई अगर 2024 में सारी चीजें धांधली से हुई थी और आपके हिसाब से ये डिफीट था क्योंकि उसमें इतनी बड़ी फिक्सिंग हुई थी, तो भाई सेलिब्रेट किस बात का कर रहे थे? अब आते हैं जिस विषय को आपने बोला अंजना जी, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हमने कहा कि अगर राहुल गांधी का ये आरोप है, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की स्टडी करके कि देखिए ये फेक वोटर है, ये इस प्रकार से वोटर है, 10 सेकंड और, अगर उनके पैमाने के हिसाब से वो सारी चीजें चुनाव हरवाने के लिए उनको करवाई गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो रायबरेली में, तो डायमंड हार्बर में, तो वायनाड में। खबर आ रही है जगन मोहन रेड्डी के आरोपों पर नारा लोकेश का जवाब आया है। आंध्र प्रदेश की जनता के साथ हमारा हॉटलाइन है, ये लोकेश कह रहे हैं। भ्रष्टाचार, नोट चोरी के चलते जनता ने आपको हटाया, ये कहा है लोकेश ने। जगन ने लगाया था चंद्रबाबू नायडू पर आरोप। जगन मोहन रेड्डी ने यह आरोप लगाया था चंद्रबाबू नायडू पर। वोट चोरी मसले पर राहुल गांधी से बात करने का आरोप। जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि जगन के आरोपों पर उन्होंने सीधा, चूंकि यह मामला वोट चोरी के ही आरोपों से जुड़ा हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया था कि चंद्रबाबू नायडू वोट चोरी के मामले में बात कर रहे थे, और अब उस पर लोकेश का ये कहना है कि नोट चोरी की वजह से आपको हटाया गया है। 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आलोक जी से बात करूंगी। ये जो सोनिया गांधी जी के पर आरोप अमित मालवीय, आपके सोशल मीडिया हेड, ने लगाया है एक पोस्ट के जरिए, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर स्टैंड करती है? जो वो आरोप लगा रहे हैं गंभीर है कि 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी से विवाह होता है, 1980 में नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम आता है, ये आपका आरोप है। फिर 1982 में विवाद के बाद वोटर लिस्ट से नाम हट जाता है, 2 साल बाद फिर 1 जनवरी 1983 में नागरिक बनने से पहले दोबारा वो वोटर बन जाती हैं। 30 अप्रैल को 1983 को अंततः वो भारत की नागरिक बनती है, लेकिन उससे पहले क्योंकि रिवीजन ये जनवरी के महीने में होता था, तो 1 जनवरी में ही उन्हें 83 में वोटर बना दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड बीजेपी कह रही है। The elections of 87 were a huge mistake and they were rigged. Undoubtedly, and undoubtedly, this was certainly one of the mistakes that sparked off. कांग्रेस का चुनाव चोरी करने का इतिहास बहुत लंबा है अंजना जी। जो आदरणीय अमित मालवीय जी ने डाला है, वो अमित मालवीय जी ने खुद से इजाद नहीं किया है। ये 1980 के इलेक्टोरल रोल में सोनिया गांधी का नाम है,
तारिक अनवर ने इस बात को माना है, 1982 को डिलीट किया गया है। 1983 अप्रैल में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से सोनिया गांधी जी पहली बार भारत की नागरिक बनी, जबकि शादी 1968 में हुई। इतने वर्ष क्यों लग गए वो एक अलग विषय है। 1975 में इंदिरा कन्विक्ट हुई थी इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में धांधली की थी शशि थरूर और चिदंबरम ने माना है। 1991 में, अब एक और प्रूफ ला रहा हूं, ये प्रूफ अभी तक किसी ने नहीं लाया है। ये तस्वीर जरा जूम कीजिए अंजना जी, थोड़ा क्लोजली देखिए इस तस्वीर को। ये 1991 में सोनिया जी अपना वोट कास्ट कर रही है नई दिल्ली की कंस्टिट्यूंसी में राजेश खन्ना के लिए। अंजना जी, कुछ अटपटा लगा इस तस्वीर को देखकर? आप वोट करने गई तो अकेले गई थी, 3 लोग साथ में थे। अब देखिए कि वोटिंग कैसे हो रही है, और ये ऑन रिकॉर्ड, ये कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट की है। बाय द वे, ये तस्वीर कांग्रेस के हैंडल पे आज भी है। मैं चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर, सोनिया गांधी वोट्स इन 1991 इलेक्शन, ये करके ऐसा ट्वीट किया है। ये अभी भी ऑन रिकॉर्ड है। ये पूरा खानदान चुनाव चोरी करने में एक्सपर्ट है। परमेश्वर जी तो बोले हैं कि हम ईवीएम से पहले बूथ पे लगाते थे ठप्पा। ये उनके होम मिनिस्टर का बयान है। ये खानदानी चोर है। आलोक जी, अब आप जवाब दीजिए, पॉइंट वाइज दीजिएगा, मुझे पूरा लगता टाइम है किसी परिवार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना बौखलाहट और मानसिक दिवालियापन बताता है। 11 साल से आपकी सरकार थी, आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी 11 साल से। जब पूरी चोरी इलेक्शन कमीशन की पकड़ी गई तब आप जागकर यहाँ पर आए हैं, और आज आप फोटो लेकर आ गए, ये लेकर आ गए। इनका एक 3D मॉडल है कि पहले डिनाई कर दो, फिर डिस्ट्रैक्ट करो, फिर डेविएट कर दो। मैं एक एक विषय का इनका जो सवाल उठाए उनका उत्तर देता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का कोई ऑब्जर्वेशन या इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूजन करना ही होता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का तो खुद 1995 का डिसीजन है कि इलेक्शन गोइंग स्टेट, जो जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस साल पे आप सुमोटो किसी भी वोटर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का 1995 का लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये केस का डिसीजन है अपना। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन के अगेंस्ट क्यों कोई ऑब्जर्वेशन देगा? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब चोर की चोरी पकड़ी गई, जब चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ इस तरह के विषय सामने लाए जाएंगे। आज हालत यह है कि अभी तक 4 दिन तक पता चल रहा था कि साहब वो एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए। अब पता चला कि साहब वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आज तक पर आकर कहकर चले गए कि इस केस में एफिडेविट किसी भी रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज नया एक फंडा लेकर आ गए। आज का विषय यह है कि एसआईआर में क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में मरे हुए लोग नहीं पहुंच गए हैं जिनको मृत डिक्लेयर कर दिया है? अपना विषय ये है। एक सेकंड, आईपैड नीचे कर सकते हैं हम, उसकी तस्वीर और वीडियो सब चला रहे हैं, नीचे कर लीजिए। हाँ, पूरी कीजिए आलोक जी बात। लेकिन आपने अभी अभी कहा कि एक परिवार पर आरोप लगाना देखिए, मुझे लगता खराब मानसिकता है। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री, जिस चुनाव से आप दूसरी पार्टी इस देश में बने हैं, उस चुनाव को आप गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं वो एक गलत पीएम बने। देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो आपने भी सवाल पूछा था। अरे भाई, आप इलेक्शन कमीशन के यहां पर पदयात्रा कब कर रहे हैं, मार्च कब कर रहे हैं आप? कि इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, गलत जाली वोट बनाता है, आप भी करिए। पहली चीज तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार बीजेपी क्यों आकर वोट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बैठ जाती है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब देता उन सब तमाम सवालों का? इलेक्शन कमीशन इसलिए जवाब नहीं देता कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला हुआ है, उसका पिट्ठू बनकर पूरी तरह से वो चुनाव जितवा रहा था, और ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि वहां पर वाराणसी, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, चाहे वो रायबरेली हो चाहे बनारस हो, आप दोनों का मशीन रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप पूरा डाटा रिलीज कर दीजिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन पर एक और आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने इतना जल्दी डाटा किस तरह से दे दिया। मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों रात को बैठकर तय कर रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनको दोनों मिलकर जवाब कैसे दें। अरे भाई, आप बताइए ना, इतना डाटे को आपने 2 दिन 4 दिन में कैसे एनालाइज किया? और अगर आपके पास ये डाटा था कि रायबरेली में ऐसा हुआ है तो आप लोग सो रहे थे क्या? दिक्कत यह है कि बिहार के अंदर जो अभी एक वेबसाइट के ऊपर अंजना जी सर्च ऑप्शन था वो भी हटा दिया। पीडीएफ फॉर्म की जगह, जो पीडीएफ फॉर्म में जो कॉपी डली हुई थी उसकी जगह स्कैन्ड कॉपी डाल दी ताकि आप मिलान कर ही नहीं सके। आपने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी, उसमें से 2 या 3% लोगों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स का कोई ना कोई हिस्सा होगा। अब एक गरीब महिला जिसके पास ना 10वीं उसने की है, ना पासपोर्ट है,
वो कहां से सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगी? सुप्रीम कोर्ट में मैटर पूरी तरह से चल रहा है, उसको आए दिन कैसे डेविएट किया जाए, किस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इसका केवल और केवल एक काम चल रहा है। हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा ईवीएम पर पहले भी स्टैंड वही था, आज भी वही है कि जिस तरह से ईवीएम में घपला हो सकता है, जिस तरह से इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में आज तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, महाराष्ट्र का जैसे चोरी पकड़ी गई तो बिहार मॉडल आ गया, चंडीगढ़ चोरी पकड़ी गई थी तो महाराष्ट्र मॉडल आ गया था, और अब 3 दिन पहले आसाम के लिए भी एसआईआर की बात आई है, और देश के गृह मंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है, वो इस एसआईआर को नागरिकता से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, नागरिकता तय करना तो अमित शाह जी आपके विभाग का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है ये क्या? वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर फ्रेंडली शब्द इस्तेमाल किया है। मैं लौट रही हूँ किशोर जी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि चुनाव का बॉयकॉट करना है कि नहीं, ये सोचेंगे देखेंगे। यहाँ तो मिंता देवी ने अपनी टी शर्ट पहनने पर नाराजगी जाहिर कर दी है। या अनेकों ऐसी गड़बड़ियां इलेक्टोरल रोल में, और चूंकि वहां पर बूथ लेवल जो लोग रहते हैं, बीएलओज रहते हैं, वो सब ये सब कराते हैं, कई जगहों पर गड़बड़ियां निकलती हैं। अब बीजेपी का आरोप है कि इन सीटों पर देख लीजिए आप, जिसमें वायनाड से रायबरेली वो बता रही हैं, तो आप लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के बॉयकॉट तक की सोच रहे हैं, तो मतलब समझ से परे है। नहीं अंजना जी, ये बात तो तय है ना कि अगर जो चुनाव आयोग जिसका काम है अपडेट करना, डिलीट करना, सालों भर पूरा राउंड द ईयर उनका काम है, जब राउंड द ईयर काम करते हैं तो इतनी गलतियां निकलती है। आप भी देखे हैं, वो चाहे बी एस सिन्हा का केस हो, चाहे नीलम वर्मा का केस हो, ये सारे केसेस जब आ रहे हैं तो एक साल में जब आप काम कर रहे हैं तब इतनी गलतियां निकल रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि एक महीना में जो पूरे बिहार में जो कि फ्लड प्रोन समय है, उस समय जिस समय आप करा रहे हैं, उस समय ये चुस्त और तंदुरुस्त हो सकता है? ये कैसे हम मान लें कि ये साफ सुथरा हो सकता है? ये कैसे ना हम माने कि 5 महीना तक 12 रजिस्टर पार्टियों के साथ आपने काम किया, जो इलेक्टोरल रोल एसएसआर के बाद आपने पब्लिश किया जनवरी 2025 में, उस पर 12 पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा उस समय क्यों नहीं बोला कि ये सब खराब है, बेकार में एक्सरसाइज करा रहे हैं? जब आपने 5 महीने एक्सरसाइज कराने के बाद एकाएक एक सुबह में आप कहते हैं कि अब ये पूरा फर्जी है, अब हम एकदम नए तरीके से करेंगे, कौन ऐसा मानव होगा जो विश्वास कर लेगा कि 1 महीना में जब मात्र चुनाव के 3 महीने बाकी हो आप ये सब काम कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव को खतरा है, और यही कारण है कि हम लोग लगातार जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? भाई वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी वही काम करती है, वो भी चुनाव लड़ती है, उसको कमियां उसको भी दिखानी चाहिए। वो कमियां कब दिखा रहा है? नवल जी, विजय सिन्हा का डबल एपिक नंबर पकड़ा गया। ठीक है, विजय सिन्हा का गड़बड़ हो, तेजस्वी यादव का गड़बड़ हो, 2 एपिक नंबर वाला, सबके नाम लीजिए, सब बताइए। अब आप लोग क्लियर कीजिए, या तो आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे, या आप चाहते हैं कि रिवीजन हो, और अगर रिवीजन होगा तो उसमें सबको सहयोग करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? तो एक स्टैंड लीजिए ना। राहुल जी रोज निकाल रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं, यहां पर गड़बड़ी है, यहां पर गड़बड़ी है, तो वो तो और भी केस मजबूत कर रहे हैं ना कि आप वोटर इंटेंसिव रिवीजन कीजिए जल्दी से लिस्ट का। अगर गड़बड़ियां हैं तो वी वांट अ प्योर वोटिंग लिस्ट। प्योर वोटिंग लिस्ट कैसे आएगा? प्योर वोटिंग लिस्ट शब्द तो राहुल जी ने इस्तेमाल किया है, तो वो भी तो वही चाह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। बिल्कुल, हम भी वही चाह रहे हैं, लेकिन हम जो भी सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग अपने साइट पे उसको घेर कर कहता है मिसलीडिंग। ये ठप्पा आपने भी देखा होगा, जब विपक्ष के दल के साथ आप इस तरह का व्यवहार कीजिएगा, जबकि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो चुनाव आयोग को कोई काम नहीं है। चुनाव आयोग का तभी काम है जब पॉलिटिकल पार्टी पूरी को ट्रेंड करे और उसमें भाग लेने के लिए प्रचार प्रसार करे, यह लोकतंत्र में विश्वास जमा तभी हो सकता है जब हमें पहले ही लगेगा, जब लोगों के मन में पहले ही शंका हो जाएगा, जब राजनीतिक दल जो मुख्य विपक्षी दल है उसको जब लग रहा है कि आप फेयर प्ले नहीं कर रहे हैं। और इसके कई सारे उदाहरण है। अभी आपने ईवीएम पे बात बताया, आप बताइए कि जिसने किताब लिखा डेमोक्रेसी, अब देखिए ये 1440 नवल जी हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाया था, महाराष्ट्र में 1440 वीवीपैट को वेरीफाई किया गया, और पूरा वो वीवीपैट और जो वोटिंग था वो बिल्कुल सही, जो मिलान किया गया वो पोल पैनल के सामने सही साबित हुआ। उसके बाद से आप लोग ईवीएम से हट गए, अब दूसरे मुद्दे पर आ गए हैं। तो अब ठीक है, उन्होंने किया, अपने वक्त पर किया, अब आप भी अपने वक्त पर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो भ्रम पहुंच रहा है कि चुनाव बॉयकॉट कर देंगे वहां तक, वो मामला है। और